ग्लोबल कश्मीर पंडित, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के यहाँ उपस्थित मित्रों, लेफ्टिनेंट जनरल के ढिल्लों, श्री उत्पल कौल जी, मंच पर बैठे तमाम जो कश्मीरी डायस्पोरा के पदाधिकारीगण हैं और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, मेरा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा और आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता भावनात्मक तरीके से कश्मीर से इस प्रकार से जुड़ा है, जितना आप जुड़े होंगे उससे कई गुना ज्यादा जो है वो कश्मीर से जुड़ा है। हम लोगों की रगों के अंदर बचपन से, जब से शाखा में जाना शुरू किया 62-63 से, तब तक हम कश्मीर 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 और कश्मीर के बारे में बोलते रहे। और से मित्रों, 85 के अंदर विक्रम होटल में हिंदू यूथ कॉन्फ्रेंस था, जिसका जिक्र उत्पल कौल जी कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि 85 के अंदर इतना आतंक था, इतना भय था कि आरएसएस वाज नॉट अलाउड टू फंक्शन इन जम्मू कश्मीर, इन कश्मीर। ABVP was not allowed to function in Kashmir. So they organized the function in the name of Hindu Youth Convention. और एक होटल था, विक्रम होटल, जिसका मैंने जिक्र किया, और चारों तरफ से बंद वो जगह जहां पर ओपन स्पेस में फंक्शन हो रहा था। इतने डरे हुए लोग कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। तो आतंकवाद का दौर शुरू हो चुका था। मेरी उम्र उस समय 30-32 साल की थी। मैंने वहां से लौट कर जाने के बाद एक लेख लिखा अखबारों के अंदर, क्या कश्मीरी पंडित सेकेंड रेटेड सिटीजन के नाते कश्मीर में रहेंगे। उसे मुद्दा यही था कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ भेदभाव किया जा रहा, नौकरी में, प्रमोशन में, जॉब्स में, बाकी सारी चीजों में। तो इसलिए मित्रों, ये जो कश्मीरी फाइल पिक्चर है, कश्मीर फाइल जो पिक्चर है, पूरे देश और दुनिया के अंदर किस तरह से इसका प्रचार हुआ, लोगों ने बताया। लेकिन अब बैठे लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि भारत में अगर कश्मीर फाइल जो है, अगर वो घर घर तक पहुंची है, उसका श्रेय जाता है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम लोग को किसी को नहीं मालूम था इस पिक्चर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है हर मंगलवार को। जब पार्लियामेंट चलती है तो सारे जो एमपीज हैं उनकी हर मंगलवार को 1 घंटे की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने और कश्मीर फाइल का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिनों से। और पहली बार उन्होंने कहा कि इट इज रेटल्ड द इंटायर इकोसिस्टम which claims to be the torch bearer of freedom of expression but does not want the truth to be told, presenting history in its correct perspective। और उन्होंने लोगों से कहा कि कश्मीर फाइल के अंदर जो दिखाया गया जो यथार्थ है, और तब पूरे देश को मालूम पड़ा कि कश्मीर, प्रधानमंत्री जब बोलता तो पूरे देश के अखबारों में, मीडिया में, टीवी पर, और तब देश के लोगों को मालूम पड़ा कि कश्मीर फाइल नाम की कोई पिक्चर है जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी, जो शायद कभी पिक्चर में नहीं गए, हॉल में नहीं गए होंगे, वो पहली बार एक पीएम किसी पिक्चर का जिक्र कर रहा है। और उसके बाद तो इस देश में जिसने कहा कि क्रांति हो गई, बीजेपी के कार्यकर्ता हर शहर के अंदर सिनेमा हॉल पूरा का पूरा बुक कराकर 1 दर्जन राज्यों के अंदर उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। टैक्स फ्री करने से कोई ज्यादा लोग जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन एक मैसेज आता है कि टैक्स फ्री हो गया। हर शहर के अंदर पूरा का पूरा हॉल बुक कराकर एमएलए, एमपी, बीजेपी के वर्कर, फिर तो ये माहौल बना जो आप सब लोगों को जानकारी। और मेरे मित्रों, ठीक कहा
अभी हॉलैंड का, ये न्यूजीलैंड का जिक्र हो रहा था। न्यूजीलैंड के एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सेंसरिंग कश्मीरी फाइल्स इज अटैक ऑन फ्रीडम। विंस्टन पीटर जो फॉर्मर डिप्टी पीएम थे न्यूजीलैंड के, और उन्होंने कहा कि रिमूविंग फ्रॉम पब्लिक नॉलेज ऑल इमेजेस ऑफ द अटैक ऑफ 9/11, ये तो वैसे ही कि 9/11 की जो घटना घटी उसके सारे इमेजेस को रिमूव कर दिया जाए, ये तो उसी प्रकार की घटना। इसलिए मित्रों, उस पिक्चर ने, और मैं जब पिक्चर देखने गया तो मुझे लगा कि जब भी मैं कश्मीर से बहुत जुड़ा रहा उसके एक एक चीज़ों से, लेकिन मुझे भी ये नहीं मालूम था कि ये तो हम सब जानते थे कि एक्सोडस हुआ, पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ, लाखों लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। ये भी हमको मालूम है कि मस्जिदों पर माइक लगाकर और पोस्टर लगाकर लोगों को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन जो एट्रोसिटीज हुई उसकी जानकारी मेरे जैसे जागरूक व्यक्ति को भी नहीं थी। थोड़ी बहुत जानकारी होगी, और उसका एक बड़ा कारण है। और जब विवेक अग्निहोत्री से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल मीडिया है उस मीडिया में कोई समाचार नहीं था कि जितनी एट्रोसिटीज हुई ये कश्मीर के कोई लोकल अखबार में कोई 2-4 लाइन छप गया होगा तो छप गया होगा, लेकिन देश के जो बड़े बड़े नामी गिरामी अखबार है उसके अंदर उन एट्रोसिटीज का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो पूरे देश को ये तो मालूम था कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा है, पलायन करना पड़ा है, माइग्रेट करना पड़ा है, लेकिन जो एट्रोसिटीज हुई उसकी पूरी जानकारी नहीं। और जब मैं पिक्चर देखने गया सिनेमा हॉल में तो मेरी पहली धारणा बनी कि विवेक अग्निहोत्री चूंकि हॉलीवुड के निर्माता है और ये बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे कि कोई महिला को और 100 मशीन पर जिंदा चीर दिया जाए, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? प्रेमी जी को और उनके बेटे को और पेड़ से टांग दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? कि लाइन लगाकर 32 लोगों को गोली से उड़ा दिया गया हो। तो मुझे लगा कि फिल्मकार अपने फिल्म को प्रचारित करने के लिए और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दृश्यों को दिखा रहे हैं। मैं अगले दिन लौट कर आया और जो रंजन पंडिता, क्या नाम राइटर, राहुल पंडिता, मैंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से राहुल पंडिता की किताब को निकाला और मैंने उस किताब को पढ़ा। 2013 में किताब पब्लिश हुई। एक एक घटना जो कश्मीर फाइल में दिखाई गई है, एक एक घटना राहुल पंडिता ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया। और तब मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, वास्तव में जो दिखलाया गया ये वास्तविकता है। सिनेमा हॉल के अंदर तो लगा कि लोग आग लगा देंगे, इतना गुस्सा लोगों के मन के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। और इस देश के 130 करोड़ लोगों को पहली बार, ये विवेक अग्निहोत्री का कमाल है कि जो कश्मीरी पंडितों को जो जुर्म झेलना पड़ा है, आप चाहे इसको एथनिक क्लींजिंग कहें, जीनोसाइड कहें, हॉलोकास्ट कहें, मास एक्सोडस कहें, यहूदियों के साथ अत्याचार दुनिया जानती थी कि इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को भी उसी प्रकार का अत्याचार झेलना पड़ा, यह देश नहीं जानता। और से मित्रों, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से बताया और मैं पढ़ रहा था कि सुरेंद्र कौल जी ने $50,000 पैसा इकट्ठा करके रखा था। और जब किसी ने विवेक अग्निहोत्री को बताया कि एक कश्मीरी हैं डॉक्टर कौल और वो एक कश्मीर में पिक्चर बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तो फ्लाइट है रात को, केवल 6 घंटे समय है। फोन लगाया गया तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल घर से निकल रहे थे, संजोग से उनकी मुलाकात हो गई, नहीं तो शायद वो मुलाकात भी नहीं हो पाती। और विवेक अग्निहोत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा $50,000 एक डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी डॉक्यूमेंट्री को देखेगा कौन? इस देश में तो हजारों डॉक्यूमेंट्री बनती है, उसको देखेगा कौन? अगर पिक्चर, और उन्होंने कहा कि मैं उसके पहले कुछ नहीं जानता था, कश्मीर में कोई दमन हुआ, कोई एट्रोसिटी, मुझे ABCD नहीं मालूम था। लेकिन जो अभी किसी ने कहा, शायद आपने जिक्र किया, वो बात उनको पचोड़ गई कि
अगर आप भी नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? और विवेक अग्निहोत्री कहते कि मेरे दिल में वो बात लग गई। अब इंडिया लौट कर आने के बाद मैंने अपनी पत्नी से बात किया कि देखो अगर ये पिक्चर बनाएंगे तो फतवे जारी होंगे, जान पर खतरा पैदा होगा, बच्चों का क्या होगा, सोच लो, तय कर लो। महीनों लगे परिवार को निर्णय लेने में, और तब परिवार ने तय कि जो भी कुछ हो जाए हम पिक्चर बनाएंगे। और जो बताया कि आज तक एक भी वामपंथी जर्नलिस्ट या सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट उसकी एक भी घटना का लोग खंडन नहीं कर पाए। ये तो अखबार में आता, झूठ दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ठीक है कि फर्स्ट जनरेशन यानी उन्होंने 700 लोगों का इंटरव्यू लिया, एक एक घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। मित्रों, मैं और साहब से कहना चाहूंगा कि अग्निहोत्री जी ने डॉक्यूमेंटेशन किया है। पहला काम तो ये डायस्पोरा ये करे कि जो भी एट्रोसिटीज हुई, जो भी घटनाएं घटी हैं, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पोलैंड में जो कुछ हुआ, चेकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ, जेनोसाइड हुआ, एक एक घटना का पूरा डॉक्यूमेंटेशन। अग्निहोत्री जी ने काफी काम पूरा कर दिया है। 10-20 साल के बाद कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि क्या हुआ था। तो पहला काम तो ये कीजिए कि पूरी घटना का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि सदियों तक लोगों को मालूम पड़ सके। मैं गया था पोलैंड और मैंने देखा वो कॉन्सेंट्रेशन सेंटर्स को, जहाँ लोग यहूदियों को मारा गया था। मैंने वो सारा आज भी वहाँ पोलैंड के अंदर प्रिजर्व करके रखा है। जूतों का ढेर लगा, इतने बड़े कमरे में जितने जूते हटेंगे उतने जूते, कम से कम 20,000 जूते, और जूते खोल कर जाना पड़ता था टॉर्चर चेंबर के अंदर। तो यानी दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक हिंदू था, जो कश्मीर में अल्पसंख्यक था, उसको अपने ही देश के अंदर किस प्रकार से और बर्बरता का शिकार होना पड़ा, और पूरे दुनिया को पता भी नहीं चला कितना बड़ा अत्याचार हुआ। और मित्रों, विवेक अग्निहोत्री ने अपने पूरे पिक्चर में जो पात्रों के नाम हैं, महेश, विष्णु, लक्ष्मी, राधिका, शारदा, ब्रह्मदत्त, ये और जितने भी नाम हो, वो कहते हैं कि शैव और अद्वैत की भूमि है। जो शैव है और अद्वैत है, और ठीक ही कहा मेरे पूर्व के लोगों ने, पूरी भारतीय संस्कृति का अगर उद्गम का कोई एक स्थल है, चाहे वो उपनिषद हो या बाकी हो, तो उसका स्थल है कश्मीर। ये कश्मीरी पंडित आए कहाँ से? वो कहते हैं कि शारदा पीठ जो थी वहाँ, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, शारदा पीठ, और वहाँ से दुनिया देश भर के लोग आते थे पढ़ने के लिए, और विद्वान वो जो पढ़ने के बाद लोग वहीं रह गए, वही थे कश्मीरी पंडित। और इस घटना के पहले या 90 के पहले हम लोग ये मानते थे कि बेस्ट ब्रेन अगर इंडिया में है तो कश्मीरी पंडितों का, बेस्ट ब्यूरोक्रेट अगर है तो कश्मीरी पंडितों का। दूसरे मित्रों, और उन्होंने विस्तार से बताया कि कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था पिक्चर को। एक अभिषेक अग्रवाल थे जो तेलुगु के प्रोड्यूसर थे, और वो आए उनके पास। अंत तक उन्होंने कहा कि मैं इस पिक्चर पर जो खर्च होगा, कौन खर्च करना चाहेगा, पता नहीं पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, सरकार इसको चलने देगी नहीं चलने देगी, सेंसर होगा, क्या होगा। लेकिन मेरे मित्रों, और ये पिक्चर कोई पहली कश्मीर पर फिल्म नहीं बनी थी। इसके पहले रोजा, फना, फिजा, मिशन कश्मीर, हैदर, 1 दर्जन फिल्म बनी, लेकिन एक भी पिक्चर में कहीं भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक नहीं है, एक लाइन भी उसके अंदर। बल्कि अधिकांश पिक्चर में तो टेररिज्म को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया कि किस तरह से मिलिट्री अत्याचार करते हैं, उसके विरुद्ध जो है कश्मीर के लोग और हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं मुकाबला करने के। मित्र, अभी बात हो रही थी न्यूजीलैंड की, यहाँ बैठे लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में इस पिक्चर को बैन कर दिया गया, कतार में बैन कर दिया गया, सिंगापुर में बैन कर दिया गया, और दुबई से चार्टर प्लेन करके 250 लोग इंडिया आए केवल उस पिक्चर को देखने के लिए।
क्योंकि वो मुस्लिम देश थे तो वहां पर जो भी दबाव बना होगा। और एक बात और बता दें आपको कि इंडिया में पिक्चर रिलीज होने के पहले अमेरिका में ये पिक्चर रिलीज हुई, और जब अमेरिका में पिक्चर रिलीज हुई और जब कानों कान खबर हुई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा अमेरिका में किस तरह से उसको प्रचारित किया गया, सीनेटर्स को दिखाया गया। जो सीनेटर्स कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते थे, वो पिक्चर देखने के बाद उनका भाव बदल गया। और जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पिक्चर हिट हुई, तब जाकर भारत के अंदर वो पिक्चर जो है और जाकर रिलीज हुई। और विवेक अग्निहोत्री कहते कि टाइम्स स्क्वायर, जो लोग न्यूयॉर्क गए होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर, उस पर एक होर्डिंग लगता लाखों करोड़ रुपए लगते। और कश्मीरी जो अलगाववादी लोग थे, उन्हें टाइम्स स्क्वायर पर कुछ वर्ष पूर्व फ्री कश्मीर का एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। और जब विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर हिट हो गई तो लोगों ने आकर कोई $5 कोई $10 महिलाएं पर्स से निकालकर उनको प्रेजेंट कर रही हैं। और जो पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे से टाइम्स स्क्वायर पर एक नया बोर्ड लगा जिसमें था जो पूरा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, बस वो होर्डिंग वहां पर लगाएगी। तो मेरे मित्रों, मैं एक दो बात और कहना चाहूंगा कि एक तो जगमोहन के बारे में दुष्प्रचार किया गया कि जो सारा पलायन हुआ ये इसका कोई जिम्मेवार है तो जगमोहन जिम्मेवार है। और ये बैठे लोगों को मालूम है कि जगमोहन 19 तारीख को घटना घटी, 21 के बाद जगमोहन को रात को 3 बजे आए के गुजराल ने उठाकर उनको कहा कि आपको जाना है जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू पहुंच गए, लेकिन श्रीनगर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, 3 दिन लग गया। और ये उनको कहा जाता है कि आपने लोगों से कहा कि आप जाइए, छोड़कर चले जाइए। ये तो जगमोहन थे जिन्होंने लोगों से कहा कि रुकिए। लेकिन अगर लोग नहीं रुक रहे हैं और जा रहे हैं लोग, अगर उनका इंतजाम कैसे हो, ठंड का समय था, और उन्होंने कैसे कैसे टेंटों की व्यवस्था की, बाकी की सारी व्यवस्था की। इसलिए मित्रों, ये जो फिल्म है ये केवल फिल्म नहीं है। इस फिल्म ने ये भारत के राजनीतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है जिसने कश्मीर के पूरे मामले को ये दिखला दिया कि कश्मीरी पंडितों को, मुझे लगता है कि इंसाफ मिलने का समय भी नजदीक आ रहा है। अब बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा इस पिक्चर के तहत। और कैसे कैसे लोग थे, अभी हिंदू जी की बेटी यहाँ पर बैठी कि हिमांशु गंजू नाम का जो उस पिक्चर में हीरो के नाते काम करता 19 साल का लड़का, उस लड़के को एक पता नहीं था 19 साल की उम्र तक उनके पिता की कैसे हत्या हुई। उनके माता पिता ने छिपा दिया, उनके घर वालों ने, नानी दादी ने छिपा दिया और कहा कि स्कूटर एक्सीडेंट में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। वो बेचारा पूना में रहता था, वो यही मान के चलता है कि स्कूटर की दुर्घटना में मौत हो गई। और जब उसको 19 साल की उम्र में मालूम पड़ा कि उसके पिता की हत्या कर दी गई, वो अमेरिका चला गया, फिर लौट कर इंडिया नहीं आया। और उस पिक्चर के अंदर हीरो के नाते जेएनयू के अंदर जो लड़का दिखाई पड़ता है हिमांशु गंजू, वो रियल कैरेक्टर है जो कश्मीरी पंडित है और जिसने उस पूरे रोल को अदा करने का काम उस पिक्चर के अंदर किया है। मेरे मित्रों, ये बहुत लो बजट की पिक्चर है, कोई मार्केटिंग करने वाला नहीं था, कोई समर्थन करने वाला नहीं था। लेकिन मेरे मित्रों, अभी गोपाल पॉल जी कई बातों का जिक्र कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो बातें बोली जाती है, सारी बातें पूरी तरह से अखबारों में नहीं आती है। गोपाल पॉल जी, मैं आपको बता दूं कि संसद के सत्र का जो अंतिम दिन था राज्यसभा का, 9 या 10 अप्रैल जो भी रहा होगा, उस दिन मैंने ये मामला उठाया, काफी अखबारों में आया, बहुत जगह नहीं भी आया। और मैंने यही उठाया था, सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं थी, चाहे वो जो घटनाएं जो थी मैंने विस्तार से घटनाओं का जिक्र करते हुए मैंने मांग किया था
कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया जाए। 200 से ज्यादा जो एफआईआर हुआ है, उन एफआईआर को रिवाइव किया जाए, री इन्वेस्टिगेट किया जाए, ट्रायल शुरू किया जाए। बिट्टा का नाम तो उसके पहले हम लोग ने सुना भी नहीं था। कौन है कराटे बिट्टा? यासीन मलिक का नाम तो सुना भी था। तो सीबीआई, ईडी, एनआईए उसको सहयोग करे और जितने एफआईआर थे उन एफआईआर को री इन्वेस्टिगेट करे और उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तभी इस देश के हिंदुओं का मन शांत होगा। और ये हो सकता है मित्रों, मैं आपको बता दूं, मैं बिहार में जब था तो 1989 के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था और उस दंगे का एक कल्प्रिट था कामेश्वर यादव। 25 साल के बाद हम लोगों ने केस को ओपन कराकर उसको सजा दिलवाने का काम किया। तो ये हो सकता है और इसलिए पिक्चर तो बन गई, इसके आगे क्या होगा? कोई पार्ट 2 तो बनेगा नहीं, बनेगा तो पता नहीं कैसा बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से कौन साहब ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर दबाव बनना चाहिए, सरकार पर प्रेशर बनना चाहिए। आप टीम बनाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलिए, सारे एमपी से। अगला जब लोकसभा का सत्र प्रारंभ होगा और सारे लोग तैयार हैं, आखिर एसआईटी क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं यासीन मलिक को 30 साल के बाद क्यों नहीं सजा हो सकती है? जिन्होंने मकबूल भट्ट की को फांसी की सजा देने वाले जिस गंजू साहब की हत्या कर दी गई, उनके हत्यारों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वहां का मन शांत नहीं, तब तक इस देश के लोगों को। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ट्विटर कैंपेन चलाइए। मुझे अब तक याद है कि पिछले दिनों बिहार में रेलवे का मामला था, 1 करोड़ ट्वीट हुआ, 1 करोड़। और परिणाम ये होगा कि भारत की सरकार को रेलवे की परीक्षा से जुड़े मामले का समाधान करना पड़ा। आपकी तो इतनी बड़ी ताकत है, पढ़े लिखे लोग हैं, और आप तो इतना बड़ा जन समर्थन आपको ट्विटर फेसबुक के माध्यम से लाखों लाख पोस्ट कार्ड जाए भारत की सरकार के पास, एक ही मांग करते हुए कि एसआईटी का गठन करो, एसआईटी का गठन करो। जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। और मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी के रहते ये काम नहीं हुआ तो इस देश के अंदर फिर कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे भी सपने में विश्वास नहीं था कि धारा 370 खत्म हो सकती। उस दिन एम्स में गया हुआ था एक मरीज को दिखलाने के लिए, डॉक्टर के चेंबर में था, और जब टीवी पर आने लगा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है टीवी के अंदर। 370 खत्म हो रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह 370 खत्म हो सकते, वो नरेंद्र मोदी एसआईटी का भी गठन जरूर करें और कश्मीरी पंडितों को भी न्याय मिलेगा। और ठीक है, 4 दिन पहले भाषण देते हुए नरेंद्र भाई ने कहा कि जो आपके बाप दादा, आपके नाना नानी, आपके माता पिता को जो झेलना पड़ा है, आपको तकलीफ मैं झेलने नहीं दूंगा, आपको झेलना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना मित्रों, चाहे वो देखिए माहौल बदल रहा। अभी रंधावा साहब बैठे, मुझे भी बैठे बैठे इन्होंने इतना टिप्स दे दिया, तो मैं तो अमित शाह जी भी इनको जानते, लेकिन मैं फिर बात करूंगा कि इनके जैसे लोगों को अभी कश्मीर में रहना चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है रंधावा साहब जैसे लोग, इनको मालूम था कि 370 हट रहा है, तो कह रहे थे। मैंने पूछा कि आपको कब मालूम? बताया उन्होंने, बोले कि राज्यपाल को भी नहीं मालूम था। राज्यपाल पूछ रहे, लगता कुछ होने वाला है क्या? रंधावा साहब ने कहा कि मुझे क्या मालूम, मैं तो नौकर आदमी हूँ, आप राज्यपाल, आपको मालूम होगा। और 4 घंटे के बाद धारा 370 जो है। तो मित्रों देखिए, माहौल बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, मैं उसके विस्तार में नहीं करूँगा। और जो मोहन भागवत जी का बयान आया है कि वो समय नजदीक आ रहा है, वो समय आ रहा है, वो उपयुक्त समय आ रहा है जब कश्मीरी पंडित अपने घर लौट सके। हर चीज का एक समय है। ये काम, ये कश्मीर फाइल पिक्चर में विवेक अग्निहोत्री ने वो कमाल करके दिखाया। इसलिए मित्रों, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले वर्षों में रिहेबिलिटेशन भी होगा। लोग लौट कर जो जाना चाहेंगे वो लौट कर भी जाएंगे।
और जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको सजा भी मिलेगी, इसका मुझे तो पूरा भरोसा है। मेरे मित्रों, जब मुझे कॉल साहब ने फ़ोन किया, मैं पटना से केवल इसी कार्यक्रम के लिए आज आया हूँ। मैं भावनात्मक रूप से कश्मीर के साथ जुड़ा हूँ और मैंने एक और नहीं, कई क्वेश्चन, कई और भी चीज़ें, इसके पहले भी कश्मीरी डायस्पोरा के कार्यक्रम से मैं जुड़ा था करीब 3 माह पूर्व में। मैं आपकी आवाज़ बनकर उभरूंगा, आपकी आवाज़ को जिस तरह से उठाना होगा, अकेला नहीं, तो चाहे कांग्रेस के लोग हों या बाकी के लोग हों। 2-3 बात और करके अपनी बात खत्म करूँगा। एक तो अभी डीलिमिटेशन का काम चल रहा है और मैंने देखा अखबारों की डीलिमिटेशन में प्रावधान करने की संभावना है कि कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेट किया जाए वहाँ की विधानसभा के अंदर, और ये हो सकता है। और पुडुचेरी की असेंबली में 33 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर जो हैं केंद्र की सरकार नॉमिनेट करती है। ये जो सिक्किम है, सिक्किम के अंदर 32 विधानसभा की सीट है और जो अंतिम सीट है दैट इज 32 संघा असेंबली, यानी 111 वहाँ पर बौद्ध मॉनेस्ट्रीज हैं। उन रिकॉग्नाइज बौद्ध जो मॉनेस्ट्रीज हैं, उनके करीब 3000 जो मॉन्क्स हैं, वो अपने अपने मॉनेस्ट्री में वोट करते हैं और उनका 1% जो मॉन्क होगा वो वहाँ जीत कर जाता है, वो वहाँ बन जाता है। तो जो व्यवस्था करना हो, क्योंकि कश्मीरी पंडित आज के इस माहौल में या कल के भी माहौल में शायद चुनाव जीत कर नहीं जा पाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आपकी नहीं होगी एक जगह की जहाँ पर आप जा सकें। इसलिए एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना विथ फुल वोटिंग राइट, ताकि लोग मजबूती से कश्मीरी पंडितों की बातों को और वो उठा सके। जम्मू की बात तो उठती है, कश्मीरी मुसलमानों की भी बात उठती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात को उठाने के लिए और ये आवश्यक है। इससे मित्रों, कुल मिलाकर मैं चाहूँगा कि केवल इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन नहीं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जो लोग मकान छोड़कर आ गए, जिनका मकान लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको कैसे रिस्टोर किया जाए। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट उनका होना चाहिए। और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। अभी वो कश्मीरी पंडितों का दर्जा नहीं है। अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में किसी समुदाय को और अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 80% क्रिश्चियन है, कहीं 90% क्रिश्चियन है, हिंदू तो वहाँ 10% है, 5% है, तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैसे हो सकता है। तो इसलिए कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर डिक्लेयरिंग देम एज गिविंग देम एज अ माइनॉरिटी स्टेटस एंड डिक्लेयरिंग देम एज अ विक्टिम ऑफ जीनोसाइड। और मैं तो ये भी आग्रह करूंगा और मैं उठाऊंगा इस मामले को कि भारत सरकार को एक वाइट पेपर तैयार करना चाहिए, ताकि पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, वाइट पेपर डॉक्यूमेंटिंग ऑल इवेंट्स इन द वैली परटेनिंग टू एट्रोसिटीज एंड प्लाइट्स, जो भी हुआ है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है और वो होना चाहिए। तो मित्रों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 35-36 साल के बाद और मेरी मुलाकात हो रही है, और कश्मीर के श्रीनगर के कश्मीर कॉन्फ्रेंस में आया था और आज मुझे फिर आपके बीच में आने का मौका मिला है। मैं फिर से एक बार विवेक अग्निहोत्री जी, उनकी श्रीमती जी और अनुपम खेर ने केवल एक्टिंग नहीं की है, एक्टिंग तो 500 से ज़्यादा पिक्चर में कर चुके। उन्होंने जीने का प्रयास किया, जो उन्होंने भुगता है, जो भुगता है। जैसे किसी ने कहा कि जो हमने भुगता है, अगर तुम होते तो आत्महत्या कर लेते। मैं वो शेर मुझे याद ही एक जगह कहीं पर है, वही कहते हैं कि जो मैंने देखा है, जो मैंने भुगता है, वो अगर तुम होते तो तुम आत्महत्या कर लेते। तो मैं कश्मीरी पंडितों को कि आप हार मानने वाले लोग नहीं हैं। कहा कौल साहब ने कि 7 बार आपको
पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी है और आज इस पिक्चर के कारण पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पहले भी खड़ा था, लेकिन आज और ज़्यादा मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं 15 मिनट रंधावा साहब का भाषण सुनूंगा, क्योंकि 8 बजे मुझे एक अपॉइंटमेंट में जाना है, तो मैंने ज़्यादा समय ले लिया। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।